नमस्कार। मैं हृदय कुमार तीर्थ पूर्वी चंपारण सब सबका स्वागत करता हूं। आज दो जिलों का पत्र जो निकला हुआ उसका अवलोकन करेंगे। एक गोपालगंज का, एक पूर्वी चंपारण का। और ये फिक्सेशन नहीं, वेतन भुगतान की प्रक्रिया है और वेतन भुगतान के सारे संशय समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें कोई संशय वाली बात नहीं रह गई कि आखिर आपका वेतन भुगतान कितने मूल वेतन पे होगा। दूसरी बात कि ऋणात्मक सूची भी भेजी जा रही है, अब्सेंटी भेजी जा रही है, किस आधार पर भेजी जा रही है और दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। इन सारी बातों का जिक्र आज की इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अगर वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले पूर्वी चंपारण जिले के पत्र का अवलोकन करेंगे, उसके बाद गोपालगंज का। और दोनों के फॉर्मेट में थोड़े बहुत का अंतर है और क्या क्या भर के देना है, इन सारी बातों की जानकारी फॉर्मेट वाइज हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जो पूर्वी चंपारण स्थापना शाखा से जो डीपीओ सर हैं स्थापना के, उनका एक पत्र जारी हुआ है जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। और इसमें लिखा गया है कि विषय विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेशन एवं वेतन आदि भुगतान के वेतन आदि के संबंध में। और उन्होंने जिक्र किया है 281 पत्रांक 23/1/2025 का और 501 पत्रांक 19/2/2025। ये 501 19/2/2025 का जो पत्रांक है, यह पत्रांक आपको जो था, आपको पता था कि ये प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर जो थे उनका था। और दूसरा जो पत्रांक आया है, आपको बता दें कि तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर के जो पंकज कुमार सर का जो पत्र था उसी का इसमें जिक्र किया गया, हवाला दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का आलोक में अंकित करना है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफी कम समय शेष रह जाने के कारण निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा तत्काल विशिष्ट शिक्षकों के बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ करने एवं वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, इस पत्र में स्पष्ट है कि कम समय रहने के कारण ये जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के लेटर के अनुसार वेतन भुगतान प्रारंभ करने की बात की गई है। साथ में वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए यानी फिक्सेशन भी होगा और बकाया राशि का भुगतान कालांतर में करने का निर्देश दिया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट सब दूध का दूध और पानी का पानी है कि कितने पे तत्काल भुगतान होगा। अभी देखिए, कहा गया है कि अतः उक्त निर्देश के आलोक में सभी विशिष्ट शिक्षकों का बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन 1 से 5 का 25,000 पर, 6 से 8 का 28,000 पर, 9-10 का 31,000 पर और 10+2 का 32,000 के आधार पर वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरण विहित प्रपत्र में निर्धारित मूल वेतन के अनुरूप वर्गावार यानी अलग अलग 1 से 5 का अलग 25,000 पर, 6 से 8 का 28,000 पर, 9-10 का 31,000 और 10+2 का 32,000 पर अंकित कर पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर और हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। वेतन निर्धारण के उपरांत बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी तत्काल जो ये चल रहा है, यह चल रहा है सिर्फ वेतन भुगतान के लिए। बकाया राशि भुगतान जो होगा, यानी जब अनुवर्ती कार्रवाई होगी तो वेतन निर्धारण होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेतन निर्धारण की जो बात की जा रही है, वेतन निर्धारण अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए, यानी बाद में उस पर भी कार्रवाई होगी, वेतन निर्धारण होगा। तत्काल भुगतान के लिए सब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी में हमारे बहुत सारे मित्र बहुत सारे रिमर फैला रहे हैं पूरे ग्रुप में कि अब इनका तो मूल वेतन 1 से 5 का 25,000 हो गया जो 31,000 पर थे। अब आइए, इसमें स्पष्ट है कि वेतन निर्धारण की कार्रवाई बाद में की जाएगी। ध्यातव्य हो कि जिन विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा अभी तक किसी कारण से प्राण जनरेशन का आवेदन नहीं किया गया है, जिनको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वे अपने नोडल वेरीफायर से संपर्क स्थापित कर यथाशीघ्र प्राण आवेदन करना सुनिश्चित करें ताकि वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और देखिए, 25 तारीख का हालांकि लेटर है। मैं आपको बता दूं कि अब इसमें देखना ये जरूरी है कि विशिष्ट शिक्षकों का विहित प्रपत्र सह वेतन विपत्र है। अब आइए, इसमें माह एवं वर्ष लिखा हुआ है, प्रखंड का नाम है, कोटि है 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 10+2, क्योंकि उसी कोटि के अनुसार उस मूल वेतन पर तत्काल जनवरी या फरवरी का उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। और शेष जो बच जाएगा, यानी जो आपका मूल वेतन अगर 31,670 बन रहा है तो इसका भुगतान बाद में होगा, एरियर के रूप में होगा। ये पत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें होगा कि शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय का नाम, प्राण संख्या,
बिना प्राण के तो भुगतान होगा नहीं। सक्षमता का रोल नंबर, योगदान तिथि, मूल वेतन, उसके बाद महंगाई भत्ता है, आवास भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, जोग है। अब आइए यहाँ मामला फंस जाता है यहीं पे। यहाँ पे है एनपीएस कटौती और जीआईएस कटौती का जो शुद्ध भुगती। तो जब यहाँ पे मामला आएगा, यही मामला दिक्कत होगा कि जब एनपीएस आपकी कटौती की जाएगी तो चूंकि 25,000 पे कटौती की जाएगी तो 25 37 38,000 लगभग 3800 के करीब में आपकी कटौती की जाएगी। जबकि अगर 31,000 पे कटौती होती तो 4500 के करीब में आपकी कटौती होती 3 5 6 वालों का। बाकी किसी के ऊपर या 10 वालों का उनका बात कर लें, 14 वालों तक का मैक्सिमम जो 2014 तक बहाल है। बाकी लोगों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है एनपीएस कटौती का। जो असर पड़ेगा वह 2003, 5, 2006 के जो शिक्षक बहाल हैं या 2010 के बहाल हैं, 2014 तक या 16 तक के जो बहाल हैं वो भी बेसिक ग्रेड में उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। हाई स्कूल 10+2 वालों को कोई विशेष असर पड़ने वाला इसमें है ही नहीं है। 10+2 वालों को जो कि 32,000 पे उनकी वेतन भुगतान होगी। आगे बढ़ते हैं। जब ये आपका वेतन भी पत्र हो गया, अब इसी के साथ एक ऋणात्मक सूची भी भेजा जाना है। इस ऋणात्मक सूची दो तरह की है। एक है कि जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 का जिक्र किया गया है ना, कि सक्षमता 1 के जो उत्तीर्ण है, क्रम संख्या है, मास्टर का क्रमांक है, शिक्षक का नाम है, वर्ग है, विषय है, विद्यालय का नाम, प्राण नंबर, कुल उपस्थित दिन और कुल अनुपस्थित दिन, यही ऋणात्मक सूची है। अब और इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर लगेगा। लेकिन 9, 10 और 10+2 का ऋणात्मक सूची अलग है, सेम वही चीज़ है। लेकिन जो गोपालगंज जिले से पत्र निकला हुआ उसका भी अवलोकन हम कर लेते हैं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है और ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इन्होंने पत्र लिखा है। और इस पत्र में इन्होंने बताया है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान के संबंध में, और स्पष्ट इनका निर्णय है कि जो ऋणात्मक सूची भेजा जाना है तो इसमें इन्होंने लिखा है कि अन्य सभी माह में मास्टर सूची के आधार पर निर्मित सिर्फ ऋणात्मक सूची भेजेंगे, यानी जिसमें प्रति माह आपको माह के 25 तारीख तक इस प्रारूप में इनका विपत्र कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अंकनीय है कि सिर्फ वेतन वृद्धि माह में ही इनका मास्टर सूची प्रेषित करेंगे, यानी जब वेतन वृद्धि होगा तभी मास्टर सूची प्रेषित किया जाएगा, नहीं तो सिर्फ ऋणात्मक सूची ही भेजा जाएगा। अब कहा गया है कि प्रत्येक माह मास्टर सूची भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक माह से 20 तारीख तक विद्यालयों से इनकी अनुपस्थिति के संबंध में सूचना प्राप्त कर लें एवं तत्काल जनवरी 2025 एवं फरवरी 2025 का विपत्र 48 घंटे के अंदर संलग्न प्रपत्र 1 एवं 3 में त्वरित रूप से भेजेंगे। अर्थात जनवरी और फरवरी का आपका वेतन भुगतान होने जा रहा है और बेसिक ग्रेड जो है आपका वो 25,000, 28,000, 31 और 32,000 पर ही आपका वेतन भुगतान होने जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पूर्वी चंपारण का लेटर तो स्पष्ट है और मास्टर सूची क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वी चंपारण का जो लेटर है ये आपका ऋणात्मक सूची है, जो प्रपत्र 4 दिख रहा है। प्रपत्र 2 जो है यह भी ऋणात्मक सूची है, ये 1 से 5 और 6 से 8 का था। प्रपत्र 4 जो था ऋणात्मक सूची वो 9, 10, 11, 12 का था। और यही मास्टर आपका सूची है एक तरह से, जो हिंदी में यहाँ पे पूर्वी चंपारण में लिखा गया है। मैं गोपालगंज का भी आप सबों को दिखा दूंगा, अंग्रेजी में है। और ये मास्टर सूची में चूंकि इनका मूल वेतन जब वृद्धि होगा तो बढ़ेगा, तो इनका वेतन भी बढ़ेगा, कटौती भी बढ़ेगा एनपीएस। इसलिए कहा जा रहा है गोपालगंज के लेटर में कि अगर वेतन वृद्धि होता है तो भी मास्टर सूची भेजा जाए, प्रत्येक माह सिर्फ निगेटिव लिस्ट ही आएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि गोपालगंज का जो मास्टर सूची है वो क्या है। सबसे पहले इसमें है कि शिक्षक का नाम है, प्राण नंबर है, सक्षमता का रोल नंबर है, वर्ग है, यहाँ पे देख लीजिएगा, विषय है और विषय के साथ साथ विद्यालय का नाम है। यही मास्टर सूची है। विद्यालय के नाम के बाद विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि है, कुल कार्य दिवस यहाँ पे है, बेसिक ग्रेड यहाँ पे कितना है, यानी बेसिक आपका कितना बन रहा है, डीए कितना बन रहा है, एचआरए कितना बन रहा है, मेडिकल कितना बन रहा है और टोटल आपका कितना होगा, और सब कुछ जोड़ने के बाद आपकी एनपीएस कटौती कितनी होगी। जीआईएस में 30 रुपये कटौती होती है और टोटल आपका जो रुपया हो जाएगा वो कितना होगा, और नेट पेएबल अमाउंट आपको भुगतान कितना किया जाएगा ये भी, और अभियुक्ति। इस तरह से मास्टर सूची तैयार किया गया है गोपालगंज का। तो मास्टर सूची भेजने की जरूरत नहीं है। और उसी तरह मास्टर सूची का क्रमांक यहाँ पे देख सकते हैं, ऋणात्मक देखिए इनका गोपालगंज का ऋणात्मक जो प्रारूप है वो देख लेते हैं। इसमें सिर्फ है मास्टर सूची का क्रमांक, यहाँ पे क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, वर्ग, विषय यहाँ देख लिया जाए, और विद्यालय का नाम,
साथ में प्राण नंबर के बाद कुल उपस्थित दिनों की संख्या और अनुपस्थित दिनों की संख्या। यानी वहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर भुगतान में वृद्धि नहीं होती है किसी भी शिक्षक के मूल वेतन में, तो आपको मास्टर सूची भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऋणात्मक लिस्ट ही भेजा जाए। यहाँ पे देखिए तो ये जो है 9, 10th और 11, 12th का अलग मास्टर सूची है गोपालगंज में, और ऋणात्मक सूची भी अलग है 9, 10th, 11, 12th का, जबकि 1 to 5 और 6 to 8 का मास्टर सूची एक में और 9, 10th का मास्टर सूची अलग है। तो ऋणात्मक सूची अलग है, मास्टर सूची अलग है। और मैं बता दूं कि गोपालगंज जिले के अनुसार मास्टर सूची बराबर नहीं भेजा जाना है। आप सबों को पता होगा कि साल में जब डीए की वृद्धि होगी, यानी वेतन में जब वृद्धि होगी तभी मास्टर सूची भेजा जाएगा। जैसे साल में 2 बार डीए की वृद्धि होती है, एक आपको दिसंबर में, यानी 1 जुलाई में, 1 जुलाई को और 1 जनवरी को आपको डीए का वृद्धि होता है, और 1 जनवरी या 1 जुलाई को आपका वेतन वृद्धि भी होता है 3% जो वार्षिक वृद्धि है। तो किसी को 1 जुलाई को मिलता है, किसी को 1 जनवरी को मिलता है। तो जब आपका वार्षिक वेतन वृद्धि होगा तभी आपको मास्टर सूची भेजने की जरूरत है, नहीं तो सिर्फ ऋणात्मक सूची से काम चलेगा। तो 2 महीने का आपका भुगतान होने जा रहा है, जनवरी और फरवरी का 2 महीने का भुगतान होने जा रहा है आप सबों के। और यह स्पष्ट है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनका अभी तत्काल 25,000 1 से 5 का, 28,000 6 से 8 का, 31,000 9, 10th का और 32,000 10+2 का मूल वेतन मानते हुए ये भुगतान होगा। बाकी जब बाद में फिक्सेशन होगा तो शेष जो आपका रुपया बनेगा उसका आपको क्या किया जाएगा, एरियर के रूप में भुगतान होगा। हालांकि आप सभी मार वही खा रहे हैं सिर्फ हाई स्कूल 10+2 को छोड़ करके कि एनपीएस की जो कटौती होगी उसमें आपका 1,000 1,200 1,500 रुपया लॉस होने जा रहा है। क्योंकि आपका जो मान लीजिए कि 1,000 अगर लॉस होगा तो सरकार 14% है, तो सोचिएगा आपका कि 1,400 उनका भी है एक तरह से। तो जो आपका अब कटने वाला है अगर 3,500 3,500 3700 3800 अगर वो कटता 4,500 तो 1,000 आपका लॉस हो रहा है 10% के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार 4,500 का 14% अगर आप निकालते तो सोच लीजिए कितना हुआ कि 1,400 रुपया ऐसे ही हो गया। 14 छक 56 यानी 5600 रुपया और 14 50 70 यानी 7 यानी 6300 रुपया वहाँ पे कटता। जबकि कटेगी 14 चौका 56 से कम, यानी 14 तिया 42 100 और 14 50 70 यानी 42 7 14 तिया 4200 और 7 4900 रुपये आपका कटेगा, जो 6300 कटता। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको जो घाटा होने जा रहा है वो एनपीएस में घाटा होने जा रहा है सबसे ज़्यादा, इस न्यूनतम मूल वेतन पे भुगतान होने के कारण। बाकी शेष एरियर के रूप में भुगतान की बात की जा रही है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।